नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इंडियन पॉलिटी के ही एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज के टॉपिक ये हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उनको एक 3 जजीय बेंच को सौंपने का फैसला लिया गया है और उसकी जो हायरिंग है वह 31 अक्टूबर को होगी। आपको पता है कि 2019 में भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाई थी और इसके माध्यम से नागरिकता अर्जन करने के नियमों में परिवर्तन कर दिया था। आप जानते हैं कि नागरिकता से अभिप्राय किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता से ली जाती है। सामान्य तौर पर जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो किसी भी नागरिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता होना चाहिए राजनीतिक समाज में, उसको हम इसके माध्यम से देखते हैं। लेकिन मित्रों, हमें पता है कि भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है और इसके तहत ये तय होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास नागरिकता होगी वह उस देश में समान रूप से अधिकारों का फायदा ले सकता है। भारत के संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह समय समय पर नागरिकता संबंधी प्रावधानों को चेंज कर सकती है और 5 से 11 के बीच में नागरिकता के उपबंधों को स्पष्ट किया गया है। जैसे आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान होने पर नागरिकता की स्थिति क्या होगी संविधान लागू होने की परिस्थितियों में। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को परवर्जन यानी माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार किस प्रकार से उल्लेखित होंगे। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। आर्टिकल 9 में बताया गया है कि विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न होने की स्थितियां क्या होगी। आर्टिकल 10 में नागरिकों के अधिकारों को बना रहने की परिस्थितियों को बताया गया है। और आर्टिकल 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के संबंधित नियम कानूनों को समय समय पर बदलाव कर सकती है, बना सकती है। अब हम इसको देखते हैं कि इस न्यूज का कैसे प्रभाव है और क्या है। तो हम क्योंकि अभी तक की जो सूचना है वह यह है कि 200 से भी अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं इन कानूनों को रद्द करने के लिए। इसके पीछे कई सारे लॉजिक दिए जाते हैं कि ये धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है, कुछ कहते हैं कानून की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इनको हम सब यहाँ पर देखने वाला प्रयास करेंगे। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान, इन 3 देशों का उल्लेख किया गया है। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले कौन कौन समुदाय? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन,
बौद्ध और पारसी, यानी कि इन 6 धर्मों के लोग, यानी इन 6 धर्मों से संबंधित शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इन 3 देशों से भारत आए थे, वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और भारत सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान कर सकती है। यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये लोग अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं और वो भारत आने के बाद में यहाँ पर नागरिकता के लिए अपील करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो भारत सरकार इनको नागरिकता दे सकती है। ये इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को नहीं रखा गया है। तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इसके बीच में बनाया गया वो ये बनाया गया कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव है और धर्म के आधार पर भेदभाव करके ही ये सही तरीके से भारत सरकार का एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से सोच रही है और ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस मुद्दे के आधार पर इस एक्ट को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। उससे पहले भी याचिकाएं दायर की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर तो किया था, लेकिन इसको रद्द नहीं किया था, इसको लागू करने से नहीं रोका था। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि CAA के क्या प्रावधान है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए CAA की विशेषताएं क्या क्या है। पहला, यह देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति से संबंधित है। ये देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति से संबंधित हैं और कुछ विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए नागरिकता प्राप्ति के लिए निवास की अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर देता है। यानी देशीयकरण से संबंधित नागरिकता प्राप्ति की अवधि से इनको लगाया जाता है। देशीयकरण से अभिप्राय यहाँ पर इस चीज़ से लिया जाता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के आधार पर देशीयकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रखी हैं, जैसे कि आप अगर कहेंगे कि न्यूनतम उसको 12 वर्ष तक भारत में निवास करता हो और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कम से कम 12 वर्ष तक वो भारत, पहले जो 1955 का संसद का जो एक्ट था उसमें 12 वर्ष था ये देशीयकरण से बाय नेचुरलाइजेशन नागरिकता लेने का, और इसके अंदर क्या कर दिया गया है, इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। अब आप समझिए, घटा दिया गया है और 6 समुदायों के लिए घटाया गया है। तो इसकी विशेषता ये है कि देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसको ये 5 वर्ष इन्होंने कर दिया है। दूसरा, ये केवल 3 देशों के लिए मान्य है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी 3 देशों के समुदाय के लोग ही देशीयकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष में ले सकते हैं। और वैसे अन्य देश के आएंगे तो 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा, 12 वर्ष का टाइम पीरियड भारत में रहना होगा उनको। तो पहली विशेषता आप लिख सकते हो इसमें कि ये देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है, जिसमें 12 वर्ष से सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। दूसरा, ये केवल 3 देशों के लिए मान्य है। और तीसरा, ये धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जिसके साथ 6 धर्मों से संबंधित व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी रिलीजियस बेस्ड सिटीजनशिप का ये बात यहाँ पर आई है। इसका विरोध क्यों हो रहा है या इसकी विरोध के पीछे के कारण क्या है? तो अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ध्यान से देखते हैं तो विरोध के कई कारण इसमें हमें दिख जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो पहला कारण मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान कर रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में ये अवैध प्रवासी फिर बढ़ जाएंगे इन तीनों देशों से, और इससे क्या होगा, सरकार की समस्या जटिल हो जाएगी, यानी देश पर बोझ बढ़ेगा। तो अगर हम इसकी आलोचना करें तो कर सकते हो कि अवैध प्रवासियों को बढ़ावा मिलेगा, इलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, और वह नागरिकता के लिए आएंगे तो भारत सरकार पर बोझ बढ़ेगा। दूसरा, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है।
यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, यानी कि अगर सभी धर्म समान है तो मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर क्यों रखा गया है। और आपको बता दूं कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान में मूलभूत ढांचा है। जब भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता मूलभूत ढांचा है तो फिर ये क्यों हुआ। तो एक मुद्दा ये भी है कि पंथ निरपेक्ष ढांचे पर प्रहार है, और तीसरा ये समानता के मौलिक अधिकार, अधिकार के खिलाफ है। क्योंकि इस्लाम भारत में एक प्रमुख धर्म है और उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो हम कहेंगे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार के आधार पर आप नागरिकता या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये आलोचना इसकी इस आधार पर हो रही है कि इन्होंने जो परिवर्तन किए हैं उसमें नेचुरलाइजेशन के तहत, तो ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का वायोलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि इस आधार पर आप इसको रद्द कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को ये सुनने के लिए बोला है कि हम इसको देखते हैं। 31 अक्टूबर को हम सुनेंगे और देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि भारत सरकार का पक्ष क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है। तो भारत सरकार ये कह रही है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पंथ निरपेक्ष स्वरूप के विरुद्ध नहीं है। सरकार ने अपना बयान जारी करके ये कहा कि भारत सरकार का इस संशोधन को करने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों को मानवतावादी आधार पर संरक्षण देना है, और इसके माध्यम से ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में होने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज डिस्क्रिमिनेशन को भी इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकते हैं। क्योंकि इन तीनों देशों में इस्लाम राजकीय धर्म है, फिर भी अगर वहां पर इस्लाम के साथ आप किस आधार पर कह सकते हो कि भेदभाव हो रहा है। तो भारत सरकार कह रही है कि इस कारण से हमने इसको इसका हिस्सा नहीं बनाया है। तो ये अवैध प्रवासियों जैसा कुछ नहीं है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए और इन समुदाय के लोगों के साथ, क्योंकि वहां पर राजकीय धर्म इस्लाम है, तो उनको संरक्षित करने के लिए किया गया है। दूसरा, भारत सरकार कहती है कि ये समानता का विरोधी नहीं है, क्योंकि ये किसी नागरिक के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है। नागरिक कौन होगा, हमने कहा किसी राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान समरूपता, और वह किसी ज्योग्राफिकल सीमा के अंदर होगा, यानी हमारे प्यारे भारत के अंदर हम देखेंगे तो प्यारे भारत के अंदर होगा, ये बाहर नहीं होगा। तो नागरिकों के साथ तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ये तो विदेशियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो भारत सरकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर भारत सरकार ने इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। ये आज का करंट का मुद्दा था, आप इसको इस कारण से आपके बीच में लाया हूं कि इसके अंदर किस प्रकार से सिटीजनशिप के जो प्रोविजन से आर्टिकल्स के वायोलेशंस की जो मांग की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशंस की जो बात की जा रही है, भेदभावपूर्ण रवैये की जो बात की जा रही है, वहाँ पर किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसके माध्यम से हमने देखा कि सीएए पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ को ये मामला भेजने का प्रयास किया है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव निष्कर्ष इस पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि किसी भी देश को कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र संप्रभु राज्य होता है, वह अपनी सीमा के भीतरी तौर पर निर्णय ले सकता है, निर्णयों को लागू करवा सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
आगे फिर हम पॉलिटी के और इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर्स आपके बीच में लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।